प्रेशर हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड बॉल में लगना ही चाहिए। अगर उतना प्रेशर हमारे बॉल में नहीं लगता है, ब्लड वेसल्स में नहीं लगता है, तो हमारा जो ऑर्गन है उन सारे ऑर्गन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, क्या होगा, हम खड़े हैं ना, तो क्या ग्रेविटी काम कर रही है, तो जब एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रेशर नहीं लगेगा तो क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है वो नीचे की तरफ जाने लगेगा। भाई क्या हो रहा है, ब्लड का प्रेशर ही उसके पास इतना प्रेशर ही नहीं है कि वो अपने को ऊपर की तरफ उठा पाए। ठीक है, तो ये जो ब्लड प्रेशर है वो एक जो मेंटेन है, जो इसका नॉर्मल रेंज है 120/80, वो इसलिए है ताकि हमारी पूरी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंच सके और हमारा बॉडी अच्छे से वर्क करे। अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारी बॉडी के लिए नुकसान है, और अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा हर ऑर्गन में ब्लड ही नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो हाइपरटेंशन क्या है कि जब भी ब्लड वेसल्स की वॉल पे प्रेशर लगाने लगता है, एक जो नॉर्मल रेंज है उससे ऊपर 120/80 इससे ऊपर लगाने लगता है, तो क्या हम कहते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन क्यों होता है इसको हम पढ़ेंगे। हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पैथोजेनेसिस, कि हाइपरटेंशन होता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है हमारा दो सिस्टम, हमारी बॉडी में दो सिस्टम है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। एक हमारा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम जो है ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब भी हमें क्विक ब्लड प्रेशर की जरूरत रहती है, मतलब जब भी हम रनिंग करते हैं, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जब भी हम गुस्से में होते हैं, जब भी हम डर जाते हैं, जब भी हम भागते हैं, तो उस केस में क्या होती है, हमारी मसल्स एक्टिवेट हो जाती है ना। तो उस केस में क्या होता है कि हमें ज्यादा ब्लड चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, हमारे किडनी को, हमारे लंग्स को, हमारे ब्रेन को क्या चाहिए, लीवर को हमारे ज्यादा ब्लड चाहिए। क्यों क्यों क्योंकि हम अचानक से कुछ ज्यादा ही काम करना शुरू कर दिया ऑर्गन को। इस केस में जो सिस्टम काम करता है उसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। कैसे ये काम करता है, जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं, इन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, है ना, न्यूरॉन्स कहते हैं। वो कुछ इस तरह की होती हैं, आप लोग अभी जल्दी जल्दी पढ़ के आए होंगे तो पता होगा, कुछ ऐसी होती हैं। ठीक है, ऐसी होती है। ये पार्ट हमने क्या कह दिया, ये एक्सॉन है और ये अगर हम इसको जूम करते हैं तो हम देखते हैं ये कुछ इस तरह की पोजीशन में रहता है, कुछ इस तरह की हेड एंड टेल पोजीशन में रहता है। हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं, जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारी सेंसर्स को रिसीव करती हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को सेंड करती हैं और रिसीव करती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो क्या करते हैं, मैसेज को एक सेल से हमारे टारगेटेड सेल तक पहुंचाते हैं। बिना न्यूरोट्रांसमीटर के हमारी बॉडी वर्क नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हमारी जो न्यूरॉन्स है और जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, वरना हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा जो ये नर्व सेल है, इसमें ये पार्ट क्या हो गया, एक्सॉन हो गया, और ये हमारा डेंड्राइट्स हो गया। इसके बीच में ये जो स्पेस है इसे हम कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं, साइनैप्स। ठीक है, हमारे जो एक्सॉन पार्ट है इसको हम कहेंगे प्री सिनेप्टिक और इससे हम कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक। ओके, यहाँ पे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर वैक्यूल्स में हमारे अवेलेबल रहते हैं।
न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे और हमारे डेंड्राइट्स पार्ट पे रिसेप्टर्स अवेलेबल रहते हैं और एक रिसेप्टर हमारे एक्सॉन पार्ट पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारे एक्सॉन पार्ट पे अवेलेबल है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और हमारे डेंड्राइट्स पे अवेलेबल होते हैं हमारे रिसेप्टर्स। ठीक है, क्या होता है यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, सोडियम का एंट्री होती है, कैल्शियम की एंट्री होती है और पोटेशियम एग्जिट करता है। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट होगा सोडियम की एंट्री होगी। जैसे ही सोडियम की एंट्री होती है कौन सा प्रोसेस होता है, डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज शिफ्ट होता है और जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज शिफ्ट होगा हमारे कैल्शियम की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, कैल्शियम की एंट्री तब तक नहीं होती है जब तक डीपोलराइजेशन नहीं होता है, तब तक स्पेस ही नहीं रहता है। ठीक है, तो जैसे ही सोडियम इसके अंदर इंटर करता है क्या होता है, डीपोलराइजेशन की प्रोसेस होती है। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का शिफ्ट होना। ठीक है, उसके बाद हमारी कैल्शियम की इसके अंदर एंट्री होगी और जैसे ही कैल्शियम की एंट्री होती है पोटेशियम बाहर निकलता है। इसमें जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है इसका नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। क्या नाम है, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, ये क्या होगा, ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। ये क्या होगा, सेल्स के साथ फ्यूज हो जाएगा लाइक दिस। ये क्या हुआ, सेल्स के साथ हमारा फ्यूज हो गया और फ्यूज हो के इसने अपना जो यहाँ पे केमिकल मैसेंजर हमारा नॉरएपिनेफ्रिन था उसको इसके बीच में क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। इसको रिलीज कर दिया। यहाँ पे जो हमारा रिसेप्टर अवेलेबल है डेंड्राइट्स पे, ये है अल्फा 1 रिसेप्टर, ये है बीटा 1 रिसेप्टर और ये है अल्फा 2 रिसेप्टर। यहाँ पे मैंने वही रिसेप्टर्स लिखे हैं जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, बाकी अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 ये सब मैंने नहीं लिखे। सिर्फ यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 की जरूरत है और बीटा 1 की जरूरत है। तो नॉरएपिनेफ्रिन क्या होगा, रिलीज होगा और रिलीज होके अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड होगा। ये जो बाइंड करता है ये पहले अल्फा 1 पे बाइंड करेगा और फिर बीटा 1 पे बाइंड करेगा। इस पे ये बाइंड करेगा। जब ये अल्फा 1 पे बाइंड करेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जब ये बीटा 1 पे बाइंड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा और इन सब की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है ये यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है वो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो मैकेनिज्म अलग है लेकिन काम एक ही है, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। ठीक है, तो हमने देखा क्या, जब सिनेप्टिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो हमारा ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज करता है। ठीक है, क्या होता है सिनेप्टिक नर्वस सिस्टम में, क्या होता है हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं उसमें जो हमारा एक्सॉन और डेंड्राइट्स पार्ट्स होते हैं वो कुछ हेड एंड टेल की पोजीशन में रहते हैं और जो हमारा एक्सॉन पार्ट होता है उसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स वैक्यूल्स में बंद रहते हैं। ठीक है, जो डेंड्राइट्स होते हैं इस पे हमारा अल्फा रिसेप्टर होता है और बीटा रिसेप्टर अवेलेबल होता है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सोडियम आयन अंदर जाता है, डीपोलराइजेशन की प्रोसेस होती है, तुरंत ही हमारा कैल्शियम अंदर जाएगा और जब कैल्शियम अंदर जाएगा तभी हमारा ये जो वैक्यूल्स है ये फ्यूज होगा, ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद ये साइनेप्स पे अपने नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देगा। ये जो नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है ये हमारे अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड होगा पहले और फिर बीटा रिसेप्टर पे बाइंड होगा। जब अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो क्या बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा और जब बीटा पे बाइंड होगा तो इसकी प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेस क्या रहेगी, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, बीपी इंक्रीज
केमिकल अभी भी हमारा यहाँ पे बचा है। अब बचा है तो ये किस पे बाइंड हो जाएगा, हमारे अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा। जब अल्फा 2 रिसेप्टर पे ये बाइंड हो गया तो अल्फा 2 ने क्या किया, जो ये रिलीज हो रहा था, जो फ्यूज हो रहा था, उसको इनहिबिट कर दिया, रोक दिया। भाई एक अमाउंट तक ही, एक लेवल तक ही तो बीपी बढ़ सकता है ना। अगर उसे कोई रोकने वाला नहीं, हम दौड़ रहे हैं, हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, ठीक है, हमें चाहिए बीपी इंक्रीज हो, भाई ब्लड प्रेशर, हमें ब्लड वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, तो ब्लड वॉल्यूम ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, तो कब पहुंचेगा, जब हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तभी तो पहुंचेगा, है ना, तभी तो प्रेशर सारे हमारे वाइटल ऑर्गन में पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए कि हमारा सब फेल ही हो जाए, ऑर्गन्स हमारे फेल हो जाए, तो क्या होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए कि हाँ अब इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते हैं, तो उस जगह पे क्या होगा कि जैसे ही अल्फा 2 पे बाइंड होगा, ये क्या करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन को, इसकी रिलीज को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमें चाहिए था वो भी कंप्लीट हो गया और हमारी बॉडी सेफ भी है, ठीक है। तो इस तरह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, क्लियर। दूसरा हम आते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की तरफ, देखते हैं। रेनिन हमारा एक एंजाइम है, ठीक है। एंजियोटेंसिन हमारा हार्मोन्स है, प्रोटीन है, हम कह सकते हैं हार्मोन्स है, ठीक है, या हम इसे प्रोटीन भी कह सकते हैं, ठीक है। रेनिन क्या करता है, ये हमारे इस प्रोटीन को, इस हार्मोन्स को के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, ठीक है। इसीलिए हमने इसे कहा है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, क्योंकि बिना रेनिन के एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस नहीं होगा, और एंजियोटेंसिन जो होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और इसकी हेल्प करता है रेनिन करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमारी किडनी है, इसके अंदर हमारी होती है जस्टोमुलर सेल्स, जेजी सेल्स होती हैं, ठीक है, जेजी सेल्स होती हैं। ये जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और ये क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है अल्फा 1 और बीटा 1 पे। तो जहां जहां भी बॉडी में अल्फा 1 रिसेप्टर होंगे, बीटा 1 रिसेप्टर होंगे, ये हर जगह पे बाइंड करेगा, ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर डेंड्राइट्स पे ही अवेलेबल रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ऐसा नहीं है ना। जहां जहां भी इसे अल्फा 1 रिसेप्टर हमारी बॉडी में दिखेगा, बीटा 1 रिसेप्टर हमारी बॉडी में दिखेगा, तो ये क्या करेगा, उस पे बाइंड करेगा। तो हमारी जेजी सेल में क्या होती है, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन हमारे बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और जैसे ही बीटा 1 रिसेप्टर से हमारी किडनी में ये बाइंड करेगा, ये रिलीज करेगा रेनिन को। किसको रिलीज करेगा, रेनिन को रिलीज करेगा। रेनिन एंजाइम को रिलीज करने का सिर्फ एक ही साधन नहीं है, मतलब रेनिन एंजाइम को रिलीज करने के लिए सिर्फ नॉरएपिनेफ्रिन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई और भी इसे ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। इसी किडनी में हमारे नेफ्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कि नहीं, है ना। इसी किडनी में हमारे नेफ्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और इसमें हमारा होता है म्यूकोला डेंसा सेल। कौन सा होता है, म्यूकोला, ठीक है। ये क्या होते हैं, साल्ट सेंसर होते हैं। ये क्या होते हैं, साल्ट सेंसर होते हैं। तो जैसे ही हमारे ब्लड में हमारे सोडियम का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, जैसे ही हमारे ब्लड में हमारे सोडियम का लेवल इंक्रीज होता है, ये जो म्यूकोला डेंसा होता है, ये क्या करता है, ये सेंस करता है, और ये क्या करता है, ट्रिगर करता है हमारे जेजी सेल को। किसको ट्रिगर करता है, जेजी सेल को ट्रिगर करता है, और जेजी सेल क्या करता है, रेनिन को रिलीज करता है, ठीक है। तो किडनी में रेनिन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जेजी सेल रिस्पॉन्सिबल है, और जेजी सेल को ट्रिगर दो जगह से होता है, एक नॉरएपिनेफ्रिन जो रिलीज हो रहा है, और हमारी किडनी में जेजी सेल के पास बीटा रिसेप्टर है, उस पे बाइंड होगा तो ये रेनिन एंजाइम रिलीज होगा। दूसरा
हमारी किडनी में नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर जो हमारा म्यूकोला डेंसा सेल्स है, ये क्या होते हैं, साल्ट सेंसर होते हैं। तो जब भी हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करेगा कि ये ट्रिगर करेगा किसको, जेजी सेल को, और जेजी सेल क्या करेगा, रेनिन को रिलीज कर देगा। रेनिन जब रिलीज होगी तो रेनिन क्या करेगी, हमारे एंजियोटेंसिन को रिलीज करेगी, एंजियोटेंसिन को रिलीज करेगी, कहाँ से, लीवर से रिलीज करेगी, ठीक है। और ये एंजियोटेंसिन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 हमारा डीएक्टिवेट होता है, इसलिए इसे कन्वर्ट होना पड़ेगा एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में। और इसको कन्वर्ट करने के लिए एक कन्वर्टिंग एंजाइम की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो हमें लंग्स से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, लंग्स से रिलीज होता है। तो देखो हमारे किस तरह से वाइटल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, हमारा जो है किडनी काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये एंजियोटेंसिन रिलीज होता है, ये क्या करता है, 2 तरह की प्रोसेस करता है। पहला क्या करता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है, एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीपी इंक्रीज हो जाता है। दूसरा ये क्या करता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। तो ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी। और एल्डोस्टेरोन का काम होता है क्या, वाटर और साल्ट को बैलेंस करना। क्या काम होता है, वाटर और साल्ट को बैलेंस करना। तो जब इसने एक्टिवेट किया एड्रिनल ग्लैंड को, इसने क्या किया, रिलीज किया एल्डोस्टेरोन को, और ये क्या करेगी, हमारे सोडियम के लेवल को इंक्रीज कर देगी, इसका रीएब्जॉर्प्शन कर देगी हमारे ब्लड वेसल्स में। तो जब सोडियम बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर बढ़ेगा, ठीक है। और जब सोडियम और वाटर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो किस तरह से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया, और किस तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया। ये दोनों सिस्टम एक दूसरे को एक्टिवेट कर सकती है। क्लियर, समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ठीक है। ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना ये तो हम जानते हैं, लेकिन अब हमें ये जानना है पैथोफिजियोलॉजी में कि ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में 2 सिस्टम काम करते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, हम उनकी बात यहाँ पे करते हैं। तो ये कुछ इस पोजीशन में है, एक्सॉन और डेंड्राइट जो है कुछ हेड एंड टेल पोजीशन में रहते हैं। जो एक्सॉन पार्ट होता है जिसे हम प्री सिनेप्टिक सेल्स कहते हैं, और जो डेंड्राइट पार्ट होता है उसे हम पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स कहते हैं। इनके बीच के स्पेस को हम सिनैप्स कहते हैं, ठीक है। जो एक्सॉन होता है इसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर अवेलेबल रहते हैं, वॉक्यूल्स में बंद रहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये मैसेज को एक सेल से हमारे टारगेटेड सेल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसमें क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम। सोडियम की एंट्री होगी, कैल्शियम की एंट्री होगी और पोटेशियम बाहर की तरफ निकलेगा। जब सोडियम की एंट्री होती है तब डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज शिफ्ट होना, और जैसे ही वो शिफ्ट होगा कैल्शियम की एंट्री हो जाएगी, और कैल्शियम की एंट्री होगी तभी हमारा ये जो वैक्यूल्स है जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन है वो
फ्यूज होगा, ब्रेक होगा। जब वो ब्रेक होगा तो क्या होगा, जो नॉरएपिनेफ्रिन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो हमारे साइनाप्स पे बिखर जाएंगे, ठीक है। और हमारे डेंड्राइट्स पे रिसेप्टर्स अवेलेबल है जिनका नाम है अल्फा 1, बीटा 1 और एक रिसेप्टर हमारा अवेलेबल है एक्सॉन पे जिसका नाम है बीटा अल्फा 2, ठीक है। ये नॉरएपिनेफ्रिन सबसे पहले अल्फा पे बाइंड होगा, जब ये अल्फा पे स्पेस नहीं पाएगा उसके बाद कहाँ बाइंड होगा, बीटा पे बाइंड होगा। जब ये अल्फा पे बाइंड होता है तो क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होती है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है और हमारा बीपी बढ़ जाता है। जब ये बीटा पे बाइंड होता है तब हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ जाएगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने कैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ाया ये हमने देखा। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम देखते हैं क्या होता है। रेनिन क्या होता है, एंजाइम होता है जो हमारी किडनी से रिलीज होता है। एंजियोटेंसिन क्या होता है, हार्मोन्स होता है या प्रोटीन कह सकते हैं, ये हमारी लीवर से रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन एंजियोटेंसिन को इसकी रिलीज को प्रमोट करने के लिए कौन हेल्प करता है, रेनिन हेल्प करता है। बिना रेनिन के ये रिलीज नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमने कहा इसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। जो हमारी किडनी होती है इसमें हमारी जेजी सेल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें बीटा रिसेप्टर रहता है, ठीक है। ये जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलीज हुआ है, जहां जहां भी अल्फा और बीटा सेल्स होंगी वहां वहां ये बाइंड करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बीटा सेल है तो ये क्या करेगा, उस पे बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करेगा जेजी सेल क्या होगा, रेनिन को रिलीज करेगी। रेनिन को एक तरह से और रिलीज किया जा सकता है या होता है, कब होता है कि हमारी किडनी में ही नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन के अंदर हमारा म्यूकोला डेंसा होता है, म्यूकोला डेंसा सेल्स होती है। जब भी ब्लड में हमारे सोडियम का लेवल बढ़ता है तो ये क्या करता है, साल्ट सेंसर होता है। सोडियम क्या है, साल्ट है, तो इसने इसको सेंस किया और जैसे ही सेंस करेगा ये क्या करेगा, जेजी सेल को ट्रिगर कर देगा, पुश कर देगा। और जैसे ही जेजी सेल ट्रिगर होगा, पुश होगा, एक्टिवेट होगा, वो क्या करेगा, रेनिन को रिलीज कर देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन को रिलीज करेगा, कहाँ से, लीवर से रिलीज करेगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 डीएक्टिवेट रहता है, ये वर्क नहीं करेगा, एक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए एंजियोटेंसिन सेकंड में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो हमारे लंग्स से आता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन जो हमारी बीपी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ये दो तरह से काम करेगा। एक तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा ये क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, तो ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स का काम क्या होता है, वाटर और साल्ट को बैलेंस करने का काम होता है। तो ये क्या करेगा, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तो ब्लड वेसल्स में हमारी क्या होगा, सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो वाटर का भी लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर